दोस्तों वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है किसी उपग्रह का पृथ्वी के परितः कैपिटल R त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल क्या होता है? तो ये हो जाएगा √4 पाई 4 पाई स्क्वायर R³ बाय कैपिटल GME, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, कहता नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घर की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होता है। उसके बाद देखिए कि दाब जो है बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी P बराबर क्या होता है? F/A। ठीक है, P बराबर F/A, यानी F यानी न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी कह सकते हैं। कहता है कि 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि कृष्णिका का ताप जो है 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तब अधिकतम तीव्रता होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है लेमडा 1 T1 बराबर होता है लेमडा 2 T2। ठीक, तो यहाँ पे लेमडा 1 कितना होगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेमडा 1। T1 क्या होगा? तो T1 होगा 1227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1500 केल्विन। ठीक, उसके बाद देखिए फिर T2 जो हो जाएगा, T2 हो जाएगा 1500 प्लस 1500 प्लस 1000, 1500 प्लस 1000, ये केल्विन में है। 1500 प्लस 1000 यानी 2500 केल्विन, 2500 केल्विन। ठीक, कितना हो जाएगा? 2500 केल्विन। तब तो लेमडा 2 बराबर क्या होगा? तो लेमडा 2 बराबर होगा 5000 गुने 1500 और बट्टा में 2500, यानी हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, कहता स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान के स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। गैस की दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, एक नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा में केवल एक कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ बाह्य जो है कार्य शून्य होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ठीक है, तो अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल, तो आरोपित बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा वेग में परिवर्तन। ठीक, यानी m/v-u/t, यानी ma। संघट्य जो है, संघट्य दो वस्तुओं के संघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य। प्रत्यास्थ संघट्य में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। कहता साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है बी, व्यक्तीकरण। साबुन के बुलबुले जो है श्वेत प्रकाश में देखने पर यह रंगीन दिखाई देता है, इस घटना के लिए व्यक्तीकरण
उत्तरदायी हैं। व्यक्तीकरण की घटना में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। प्रकाश की किरणों के अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। ऊर्जा के मान में वृद्धि तथा एक बार कमी होती है। व्यक्तीकरण के कारण जल पर पड़ी तेल जो है सतरंगी दिखाई देती है। व्यक्तीकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था और परिकिरणन की घटना में प्रकाश के किरणों का विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। नेक्स्ट है कि V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम प्रवृत्ति होगी, तो ए ऑप्शन। तो देखिए V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न एक्स जो है एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति EV/h, ठीक है। तो क्या होगा, EV/h होता है। ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहा जाता है। फोटोन का पैकेट E = h होता है। नेक्स्ट, परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाती है। इसका कारण है सी ऑप्शन, यानी परमाणुओं की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, ठीक है। तो परमाणुओं की जब अल्फा कण से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाता है। इसका कारण है परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण स्वर्ण-पत्ती प्रयोग द्वारा जो है परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के आधार पर जो है परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी, ठीक है। परमाणु का आयतन 6.2 × 10⁻31 मीटर की होता है और नाभिक का जो आयतन होता है ये 10⁻15 गुने परमाणु का आयतन। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रम होता है और नाभिक का आकार परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रम। वहीं नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। तब ठीक है, तत्व जो है सबसे छोटा कण परमाणु है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। नेक्स्ट कहता है कि धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है सीजियम > रुबिडियम > पोटेशियम > सोडियम > लिथियम, ठीक है। तो सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में कमी आती है। प्रथम वर्ग के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अति क्रियाशील धातु हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो अति क्रियाशील धातु हैं। क्षार धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहता है K4FeCN6 में किस प्रकार के बंधन है, तो सी ऑप्शन। तो K4FeCN6 में आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसंयोजक बंधन है। आयनिक बंधन K+ आयन तथा FeCN6 आयन के मध्य पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंधन यानी C∧N लिगेंड के बीच पाया गया है। उपसंयोजक बंधन सामान्य रूप से आयरन एवं कार्बन तथा कार्बन एवं नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है। कहता है कि CuNH3 आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे NH3 उदासीन है, ठीक। अतः इसका ऑक्सीकरण तो 0 होगा NH3 का। तो कॉपर का मान लीजिए, इसको मान लेते हैं कॉपर का X प्लस NH3 ये उदासीन है तो 0 × 4 बराबर, देखिए पावर में कितना है +2, तो बराबर में +2 रखना, यानी ये हो जाएगा
x बराबर +2, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है? तो सी ऑप्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः यह रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। धातु की क्रियाशीलता सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, VuHg, मरकरी, Ag, सिल्वर और सोना। जो धातु दूसरे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं वह अन्य धातुओं से आयनों को विस्थापित कर लवण का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे है, कहता है कि नाजुक वस्तु की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो यह है आपको पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन जो है नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में जो भरावन सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। फिर है कि विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होती हैं। तो यह है PVC। क्या है? PVC। ठीक है, तो विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है PVC। फिर है विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है बेकेलाइट। और बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है पॉलिएस्टर। तो PVC को विनाइल क्लोराइड का बहुलक कहते हैं और बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन, PVC, बेकेलाइट और पॉलिएस्टर। कहता है रेफ्रिजरेटरों से युक्त एक, कहता है कि मुक्त होती हैं, रेफ्रिजरेटरों से ये मुक्त होती हैं तथा एरोसोल यह वायु विलेय का छिड़काव बी की चिंता करता है। बी जो है सूर्य से आने वाली सी को रोकने के लिए उतरता है। ABC क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आपको CFC, O3 और पराबैंगनी किरणें। तो रेफ्रिजरेटर और एरोसोल की छिड़काव से निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 यानी ओजोन की परत को नुकसान छीन करता है। परतें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी UV रेज को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत UVA को अवशोषित नहीं करता। ओजोन परत की खोज जो चार्ल्स बैफरी तथा हेनरी जॉब्यूसन ने किया था। फिर कि जंपिंग जिन की खोज किसने की? 125 का होगा B, मैकफ्लिंटॉक। तो जंपिंग जिन की खोज जो है ये बारबरा मैकफ्लिंटॉक ने किया था। जंपिंग जिन DNA के अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। मक्का सबसे जो है उपयुक्त पादप जिसमें जंपिंग जीन का अध्ययन किया जाता है। जंपिंग जीन उत्परिवर्तन तथा विकासवाद के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पार एमिनोकरण में किसी यौगिक के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। तो पार एमिनोकरण के एमिनो समूह का एक दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। फिर एमिनोकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मुख्य जीवों द्वारा जटिल प्रोटीन की सरल जो है एमिनो अम्ल एमाइड्स एवं जो है एमीन्स में परिवर्तित किया जाता है। पार एमिनोकरण द्वारा एमिनो समूह का किसी दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है जिससे जटिल प्रोटीन एमाइड्स एवं एमीन जनित यौगिक का निर्माण होता है। पार जो है एमिनोकरण द्वारा
प्राकृतिक रूप से भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। कहता कौन सत्य है? 127 का होगा बी, यानी होलो एंजाइम बराबर होगा को एंजाइम प्लस इपो एंजाइम। होलो एंजाइम बराबर को एंजाइम प्लस इपो एंजाइम। होलो एंजाइम एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय है। होलो एंजाइम इसके सहाकारकों के रूप में एक एंजाइम होता है। को एंजाइम ए जो ए पेंटोथेनिक एसिड जैसे समूहों का वहन करता है, यौगिकों से प्राप्त होता है, और इसाइल प्रोटीन के एंजाइम से जो अक्रिय भाग को जिसकी क्रियाशीलता के लिए फैक्टर की आवश्यकता होती है एपो एंजाइम कहलाता है। उत्प्रेरक आरएनए को छोड़कर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम को फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती। वह एंजाइम जिसे को फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती उसे सरल एंजाइम कहते हैं। जैसे तो जटिल उत्तक जो है जाइलम और फ्लोएम है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बीसी होता है। न्यूक्लियोटाइड की रासायनिक संरचना में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन आधार होता है। न्यूक्लियोटाइड के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे एडेनोसिन, गुआनोसिन आदि। फिर है कि न्यूक्लियोटाइड्स आज तक कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के प्रमुख कारणों में एक है। न्यूक्लियोसाइड में एक रासायनिक संरचना होती है जिसमें चीनी और फॉस्फेट समूह के बिना एक आधार होता है। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है। डी ऑप्शन। एंजाइम सक्रियता, तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त होते हैं। उसके बाद देखिए,
सबसे एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक है सबस्ट्रेस एकाग्रता। सबस्ट्रेस एकाग्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम गतिविधि भी बढ़ जाती है। पीएच, तो प्रत्येक एंजाइम का अपना इष्टतम पीएच जिसमें वे काम करते हैं। तापमान, प्रत्येक एंजाइम अपने इष्टतम तापमान पर काम करता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए एंजाइम सहकारक और सह एंजाइम। तो प्रत्येक एंजाइम को अपने कार्य के लिए जो अकार्बनिक आयन का प्रोटीन कार्बनिक अणु की आवश्यकता होती है। इन सहकारकों की अनुपलब्धता से एंजाइम की सक्रियता कम होती है। फिर है एंजाइम अवरोधक। तो एंजाइम के अवरोधक सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं जो एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करते हैं। फिर है कि स्तनियों के यकृत की उत्कीय रचना की जो विशेषताएं 134 का होगा। केवल ग्लिसिन संपुट और पीत नलिकाएं। तो केवल ग्लिसिन संपुट और पीत नलिकाएं स्तनियों के यकृत को जो उत्कीय रचना की विशेषताएं हैं। यकृत में प्रमुख चार प्रकार की कोशिका रहता है। यह है हेपेटोसाइट्स, स्टेलेट कोशिकाएं और कुफर कोशिकाएं, यकृत एंडोस्थेलिन कोशिकाएं। यकृत के कार्य है कि रक्त प्लाज्मा के लिए प्रोटॉन का उत्पादन, रक्त के थक्के प्रोटीन का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के लिए प्रोटीन का उत्पादन, रक्त के थक्के को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा कारक बनाकर और रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को हटाकर संक्रमण का विरोध करना। लाल रक्त कोशिकाओं से बिलिरुबिन की निकासी और पीत का उत्पादन जो पाचन के दौरान छोटी आंत में अपशिष्ट को बाहर निकालने और वसा को तोड़ने में मदद करता है। जहरीली अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद। ए ऑप्शन ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसेक्राइड्स। तो चीनी और स्टार्च दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया जा सकता है। स्टार्च या ग्लूकोज और जटिल कार्बोहाइड्रेट एक डाइसेकेराइड में टूट जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो डाइसेकेराइड है। अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर है कि एंजाइम को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज, डाइसेकेराइड, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज। कौन सा जो है कथन सही है? 136 का ए, यानी विकिरण को ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौ से पैन तक ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। विकिरण में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरण करती हैं, जिसे जो उज्ज्वल ऊर्जा कहा जाता है। रेडियो सक्रिय विकिरण अल्फा और बीटा को छोड़कर बाकी सभी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है। फिर है कि आयोनाइजिंग विकिरण एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे उच्च आवृत्ति वाली जो परावैंगनिक किरण है। फिर है कि नॉन आयोनाइजिंग विकिरण तो रेडियो तरंग, फिर है माइक्रोवेव तरंग, अवरक्त किरणें, दृश्यमान तथा कम आवृत्ति वाली परावैंगनिक किरणें। कहता है कि उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक, तो ए ऑप्शन कम होता है। तो उस माध्यम में वेग अधिकतम होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक बड़ा होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में यदि वेग कम होता है तो अपवर्तनांक अधिक तथा वेग अधिक होने पर अपवर्तनांक कम। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर नाभिकीय चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तो सी शून्य होगा। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर नाभिकीय चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल शून्य है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई
जो है बल अनुभव नहीं होगा, क्योंकि एक स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसलिए ध्रुवों पर चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल शून्य है। यदि आवेश विराम में है तो चुंबक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान गति में है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश त्वरित गति में है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्सर्जन करता है। कहता है कि जब दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में हो रहने के लिए बलों को होना चाहिए। ये ऑप्शन परिमाण में समान और दिशा में, तो केवल जब परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो तो शरीर पर शुद्ध बल शून्य होगा। ठीक है। अब जब दो या दो से अधिक किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो जिस प्रकार बल क्रिया में आता है उसे परिणामी बल या शुद्ध बल कहा जाता है। दो स्थिति जिसमें बल शून्य होता है जब वस्तु विराम स्थिति में हो, और जब परिणामी बल की दिशा जब वस्तु के वेग की दिशा में समान हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब द्विबल सिद्धांत। तो इन अवधारणाओं के अनुसार यदि दो बल एक संतुलन निकाय पर कार्य करते हैं तो उन्हें बराबर, विपरीत और संरेख होना चाहिए। फिर कह रहा है कि मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि बी ऑप्शन, किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर। तो किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की समय दर मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन के रूप में जो है वर्णित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना या स्थानांतरित होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। जब दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर पाया जाता है तो वह ऊष्मा उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर गति करता है। चालन और संवहन ऊष्मा संचरण विधियों में ऊष्मा जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? 141 का बी, संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणु और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स संकीर्ण स्पेक्ट्रम है। एंटीबायोटिक को इससे प्रभावित होने वाले रोगाणुओं की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वह फिर है व्यापक स्पेक्ट्रम। तो एंटीबायोटिक्स जो है ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की भी प्रभावित करता है, और संकीर्ण स्पेक्ट्रम का उपयोग केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाता है। सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स केवल एक विशेष जो है जीव को मारते या बाधित करते हैं। संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और औषधि का उदाहरण है, जैसे एजीथ्रोमाइसिन, कैलेरीथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, और उसके बाद है क्लिडाइमाइसिन। एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? बी ऑप्शन, कमजोर संयुग्मक क्षारक। एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। फिर वो ब्रोस्टेड लोरी एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन यानी H+ दूसरे पदार्थ को दान करता है। ब्रोस्टेड लोरी बेस एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ जो दूसरे पदार्थ से को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जो ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में प्रोटीन के स्थानांतरण की अवधारणा पर आधारित है। फिर है कि संयुग्मित एसिड बेस जोड़ी जो है यौगिकों की जोड़ी को संदर्भित करती हैं जो एक प्रोटीन द्वारा भिन्न होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अतः यौगिकों का वह युग्म जो पारस्परिक रूप से हाइड्रोजन आयनों को स्वीकार और दान कर सकता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। संयुग्म अम्ल प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन जोड़ा जाता है और यौगिक का संयुग्म आधार प्राप्त करने के लिए एक प्रोटॉन हटा दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि एक परमाणु अपने आयन से किस में भिन्न होता है? सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। एक परमाणु अपने आयन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भिन्न होता है। ठीक है। परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक समान होते हैं। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है।
कहता ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है। जब ट्यूब के माध्यम से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो मानक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज जो है स्पार्किंग पैदा करता है। फिर है कि इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ओजोन का ऑक्सीजन में रूपांतरण एंडोधर्मिक होता है। फिर है कि सामान्यतः विद्युत की चिंगारी की अधिक गर्मी से ओजोन उत्पादन कम हो सकता है। कहता कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जाता है, तो ए ऑप्शन। स्पार्टियम। स्पार्टियम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर अस्थिर होता है। यह स्पार्टियम एसिड और फेनिल एलिनीन से बना एक यौगिक है। यह गन्ने की चीनी से 100 गुना अधिक मीठा होता है। कृत्रिम मिठास चीनी के विकल्प हैं जिसका उपयोग कृत्रिम शर्करा के विकल्प में होता है। कृत्रिम मिठास के लिए कृत्रिम मधुरक का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है सेकेरिन, स्पार्टियम, एस्लेफेम, पोटेशियम युक्त सुक्रोलोज, नियोटेम और एडवांटेम। फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। कहता कि काइलोमाइक्रोन क्या है, तो सी ऑप्शन बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसाणु। तो देखिए काइलोमाइक्रोन बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसाणु हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरीन अघुलनशील होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इन्हें मिशेल में शामिल किया जाता है और फिर बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणुओं में बदल दिया जाता है। इन्हें काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। काइलोमाइक्रोन वसा के टूटने के बाद आंत में उत्पन्न होने वाली ग्लिसरीन बूंदें हैं। काइलोमाइक्रोन कण जो है ट्राइग्लिसराइड और प्रोटीन से बना होता है जो लिपिड को परिसंचरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने में सहायक रहता है। फिर है कि लिपिड। देखिए लिपिड बूंदे गोलाकार अंग जो ऊर्जा की प्रचुरता होने पर कुछ प्रोकैरियोटिक और अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं से साइटोप्लाज्म से बनती हैं। कहता मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? सी ऑप्शन ओओगैमस। मनुष्यों में प्रजनन ओओगैमस का एक उदाहरण है। ओओगैमस प्रजनन में मादा युग्मक एक बड़ा गैर गतिशील अंडाणु होता है और नवयुग्मक एक छोटा गतिशील शुक्राणु नर युग्मक। फिर कहता इस प्रकार के प्रजनन में अंडे का उत्पादन एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है जिसे ओगोनियम कहा जाता है और यदि शुक्राणु का उत्पादक एक विशेष कोशिका द्वारा किया जाता है तो इसे स्पेर्मेटोगोनियम जो है कहा जाता है। ओओगैमस प्रजनन मनुष्यों सहित कई जानवरों में पाया जाता है। ओओगैमस प्रजनन एक प्रकार का यौन प्रजनन है जहां नर और मादा दोनों जीवों द्वारा उत्पादित जो है युग्मक रूपात्मक और क्रियात्मक से समान होते हैं। ओओगैमस प्रजनन कई कोशिकीय जीवों जैसे शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ में किया जाता है। फिर है कि अनिसोगैमस प्रजनन कई बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि जानवरों, पौधों और कुछ शैवाल में पाया जाता है। कहता एबीओ और आरएच रक्त समूहों के एंटीजन किस पर मौजूद होते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं। एबीओ और आरएच जो है रक्त समूह के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। ये रक्त समूह एंटीजन या तो शर्करा पर या इसके बने प्रोटीन पर होते हैं और वे लाल रक्त कोशिकाएं झिल्ली में जो है विभिन्न घटकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एबीओ रक्त समूह में एंटीजन शर्करा है लेकिन आरएच रक्त समूह में एंटीजन प्रोटीन होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं पर उपस्थित एंटीजन किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण करती है। इसमें मुख्य रूप से दो रक्त समूहों को एबीओ रक्त प्रकार ए, बी, एबी और ओ के साथ और आरएच यानी आरएच डी प्लस या आरएच डी माइनस रक्त प्रकार के साथ कहा जाता है। रक्त समूह के कई एंटीजन के कई अभी तक ज्ञात नहीं हैं और यदि वे लाल रक्त कोशिका झिल्ली से अनुपस्थित हैं तो कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए ए ऑप्शन ट्रांसफ्यूजन।
तो ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त आदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। रक्त आदान का उपयोग कई कारणों से किया जाता है, जैसे कार दुर्घटना या प्राकृतिक जो आपदाओं से गंभीर चोटें, ऐसी बीमारी जो एनीमिया का कारण बनती हैं, जैसे ल्यूकेमिया या किडनी शल्य चिकित्सा। रक्तस्राव विकार। रक्त आधान 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स आधान और प्लाज्मा आधान। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 7% बनता है। नेक्स्ट है कि हेपेरिन निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो ए ऑप्शन ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड की एक अधिक जटिल संरचना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। अन्य पॉलीसेकेराइड के विपरीत इनमें एक AB होता है, जहां A और B दो अलग अलग शर्करा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है कि GAG का एक उदाहरण है हेपेरिन, जो ऊतकों की क्षति के खिलाफ फेफड़ों में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हेपेरिन रक्त के जमने को रोकता है, हृदय या फेफड़ों में रक्त के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।